हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वांटेड इंग्लिश और मैं हूं सियाज। चलिए आज हिंदी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओ सदा नीरा, जो कि आपका 7वां चैप्टर है। हाँ, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जिसके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। हाँ, ये हिंदी का 7वां चैप्टर है। तो सारांश है, बढ़िया समझेंगे। इसी से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, और यही पूरा जब आप लिख देते हैं एग्जाम में तो ये आपका सारांश भी हो गया। ठीक है, तो बढ़िया से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए सारांश है, जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन की झांकी पेश कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहला नंबर बात, ये जो आपका चैप्टर है ओ सदानीरा, ये आपका क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। एग्जाम में ऑप्शन देगा, कहानी है, लेख है, निबंध है, क्या क्या मार आत्मकथा है। ठीक है, तो आप टिक कहाँ मारेंगे? कहाँ टिक मारेंगे? निबंध में। ठीक है, और इसमें जो है ना, माथुर जी जो है, माथुर जी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, वो जो है गंडक नदी को आधार बनाकर, गंडक नदी पता है आप लोग को, ठीक है, तो गंडक नदी को आधार बनाकर, ठीक है, उसके किनारे बसे, उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन, जो लोग वहां बसा करते थे पहले, ठीक है, गंडक नदी के किनारे लोग रहते थे, तो उसके किनारे जो वो लोगों का जो संस्कृति जो था, जीवन जो था, उसी को पेश कर रहे हैं। उनके रहने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके काम करने का अंदाज, ये सब का वो झांकी पेश कर रहे हैं। कैसे वे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या उन लोग का था संस्कृति, कैसा जीवन था उस गंडक नदी के किनारे, ठीक है, वो बता रहे हैं माथुर जी। ठीक है, गंडक नदी के चंपारण क्षेत्र के वन काफी हरे भरे रहते थे। हाँ, तो गंडक नदी तो हम लोग जान गए, और उसी में क्षेत्र क्या था? चंपारण क्षेत्र। जो वहां के जो जंगल जो थे, वन जो थे, वन काफी हरे भरे, है ना, एकदम हरे भरे जंगल थे एकदम। ठीक है, गंडक नदी के जो चंपारण जो क्षेत्र है, चंपारण, ठीक है, बहुत सारे संत महात्मा यहाँ आए, तप किए और यही बस गए। बहुत सारे संत महात्मा यहाँ आए, तप किए, यज्ञ किए, है ना, और यहीं पे उनको अच्छा लगा, यहीं पे बस गए, यहीं पे मर गए, है ना। जब यहीं रहेंगे तो मरेंगे भी तो यहीं ना, ठीक ना। हिमालय के भैंसालोटन से लेकर हरिहर क्षेत्र तक बहुत सारे तीर्थ स्थल, समाधियां और अवशेष बिखरे पड़े हैं। हिमालय के एक भैंसालोटन एक जगह का नाम है, हिमालय में ही, ठीक है, हिमालय जहाँ पर पहाड़ है वहीं पर एक जगह है भैंसालोटन। क्या नाम है? भैंसालोटन। तो वहां से लेकर हरिहर क्षेत्र, जहाँ सोनपुर मेला हम लोग देखने जाते हैं, सोनपुर मेला, वहां तक हरिहर क्षेत्र, हरिहर, है ना, हरिहर क्षेत्र तक बहुत सारे तीर्थ स्थल, समाधियां और अवशेष बिखरे पड़े हैं। हिमालय के भैंसालोटन से लेकर हरिहर क्षेत्र तक बहुत सारे समाधियां, अवशेष भरे पड़े हैं। वे लोग कौन सा सामान यूज किए वो भी पहले जमाना का है, कैसा वो लोग मूर्ति बनाया वो मूर्ति भी है, बहुत सारे अवशेष पड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ चंपारण की धरती पर बहुत सारे जुल्म हुआ है, लेकिन चंपारण की धरती पर बहुत सारा जुल्म हुआ है। लोग आए, जुल्म किए, यहाँ पर जुल्म सितम किए हैं। ठीक है, क्या क्या जुल्म है देखेंगे। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया हरि सिंह देव पर। हाँ, 1325 ईस्वी में, कितना? 1325, उसका एग्जाम है। जितना आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक
जो है वो आक्रमण किए। किस पर? हरि सिंह देव पर। हाँ, हरि सिंह देव पर। ठीक है, उसको जंगलों में से खोजने के लिए बहुत सारे जंगलों को काट दिए। हरि सिंह देव जो है, जब पता चला कि गयासुद्दीन तुगलक इसको मारने के लिए आ रहा है, गयासुद्दीन तुगलक, तो हरि सिंह देव जो है वो जंगलों में छिपते चले गए और नेपाल निकल गए यहाँ से। ठीक है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने वो जंगलों को वो काटते हुए चल गए जंगल को। पहले जमाने में क्या होता था, घोड़ा लेकर जंगल में चल गए, सबके हाथ में तलवार है। अभी बात थोड़ी है, एक पर एक मशीन है ना, तो इतने कैमरा फिट कर देगा, खोज लेंगे कौन कहाँ है। नहीं, तो उससे क्या हुआ, सब तलवार ले लेके पूरा दम उसको खोजते हुए जंगल में कहाँ है, जंगल को डाली को काटते हुए ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले गए। ठीक ना, और बहुत सारा जंगल को वो काट दिए थे। क्यों? खोजने के लिए। किनको? तो हरि सिंह देव को, कि वो खोजना है हमको, है ना, खोज के निकालना है और पकड़ना है। ठीक है, और वो तो चले गए तो दूसरा जगह। ठीक है, उसको जंगलों में से खोजने के लिए बहुत सारे जंगलों को काट दिए। उसी समय से वहां जंगल कटना शुरू हो गया था, और वही टाइम से वहां जंगल भी कटना शुरू हो गया था। स्टार्ट वही कर दिए थे, क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। वो टाइम से ही, है ना, वहां जंगल का कटाई शुरू हो गया था, जो कि अभी तक हो ही रहा है। ठीक है, मतलब अभी वही नहीं काट रहा है, मतलब अब कोई काम से कट रहा है, घर बनाने के लिए, है ना, किसी का कोई चीज बनाना है लकड़ी का, उस काम के लिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे। एक एमन नाम का अंग्रेज था, जो कि अमोलबा कोठी का साहब था। अब आइए, यहाँ इसमें बहुत टाइप का आपको बात बताया जाएगा। ठीक है ना, कि गंडक नदी के किनारे कैसे कैसे चंपारण की धरती पर क्या क्या हुआ, सब बताया जाएगा। तो अब देखिए, एक एमन साहब नाम का एक अंग्रेज है। क्या नाम है? एमन साहब, जो कि अमोलबा कोठी, अमोलबा वहां कोठी हुआ करता था। अमोलबा कोठी पहले जमाना में यही तो नाम ही चलता था, अमोलबा कोठी क्या क्या। तो अमोलबा कोठी का वो साहब थे, एमन साहब, अंग्रेज, हम अंग्रेज। वह चंपारण के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। वह चंपारण के लोगों पर बहुत सारा जुल्म करता था। इसका बहुत सारा था, इसका जुल्म क्या क्या था हम बताते हैं। इसका जुल्म ये था कि गांव में कोई भोज होगा ना, गांव में कोई भी भोज होगा, तो पहला जो खाना जो होगा ना, प्लेट, वो इनके पास पहुंचना चाहिए था, एमन साहब के पास। नहीं पहुंचाने पर ये जुल्म करता था। उसके बाद इनको अगर हाथी खरीदना है, हाथी, तो हाथी का चंदा कौन करेगा? पूरा गांव के किसान गरीब लोग चंदा करके इनको हाथी खरीदने के लिए पैसा देगा कि हाँ लीजिए आप हाथी ले लीजिए। जबकि ये खुद अमीर आदमी है एमन साहब, अरे भाई अंग्रेज है तो पैसा कभी थोड़े होगा। इनको तबीयत खराब हो गया एमन साहब को, मान लीजिए एमन साहब अंग्रेज को तबीयत खराब हो गया, तो इनको ठीक होने के लिए जो खर्च लगेगा ना, वो गांव का आदमी पे करेगा, पैसा चंदा देकर इनको ठीक करवाएगा। लड़ाई की भिखारी भारी है एमन साहब, है ना। सुनकर गुस्सा बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब चंदा देकर इनको ठीक करवाइए, अपना पैसा नहीं लगाना है। ये जिस रास्ते से गुजरेगा ना, उस रास्ते से कोई भी जानवर नजर नहीं आना चाहिए। किसी का भैंस हो, किसी का गाय हो, किसी का बकरी हो, उस रास्ते में वो जानवर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एमन साहब जा रहे हैं भाई, एमन साहब जा रहे हैं वो रास्ते से, तो रास्ते में कोई भी नहीं होना चाहिए। इतना इसका अन्याय था, जुल्म था एमन साहब का। ठीक है, और एक जुल्म है, देखिए आगे। उसने एक 3 कठिया प्रणाली चलाया, जिसमें हर 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा नील की खेती हर किसान को करके एमन साहब को देना पड़ता था। हाँ, एक नियम चलाए, एक प्रणाली चलाए, 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली। तो 20 कट्ठा मान लीजिए आपके पास जमीन है। ठीक है, 20 कट्ठा मान लीजिए आपके पास जमीन है, देखिए 20, तो 20 कट्ठा आपके पास जमीन है ना, तो 20 कट्ठा में से, तो 1 बीघा कितना कट्ठा का होता है? 20 कट्ठा का होता है। 1 बीघा 20 कट्ठा का होता है। ठीक है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है नील का खेती करना पड़ता था, हर किसान को करना ही पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा में से
3 कट्ठा जो है एमन साहब के लिए छोड़ना पड़ता था। अब उसी 3 कट्ठा में नील का खेती करके एमन साहब को दीजिए। हर किसान को ये करना लाजमी था, अगर नहीं करता तो एमन साहब मारता, पीटता, जुल्म करता। तो मान लीजिए कि 20 कट्ठा मेरे पास जमीन है, तो 3 कट्ठा हम खेती करके नील का एमन साहब को दे दिए। अब किसी के पास 40 कट्ठा जमीन होगा, तो 40 कट्ठा है तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना होता था, ठीक है, तो 40 में 6 कट्ठा। तो उसी कर करके जितना कट्ठा रहेगा ना उतना 3 से आप ऐड करते जाइए, उतना आपको करके देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के पास 50 बीघा जमीन है, तो सोच लीजिए इसमें कितना कट्ठा नील का खेती करना पड़ेगा। आप सब करके फ्री में दीजिए एमन साहब को। अब अपना विदेश में पैसा बेच के नील और पैसा खूब कमाते थे। अब किसान को ठेंगा दिखा देते थे, ठीक है ना। इतना जुल्म करता था ये, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए देखा जाए। हाँ, तो कहाँ गए, तो एमन साहब को देना पड़ता था। नहीं, गांधी जी ने चंपारण आकर 3 गांवों में आश्रम खोले, और एमन साहब का इतना जुल्म बढ़ गया था ना कि चंपारण के लोग बोले कि गांधी जी आप आइए, मेरे भी क्षेत्र में आइए, चंपारण में आइए, बहुत जुल्म यहाँ है ना। तो गांधी जी आए, देखे कि बाप रे बहुत ज़्यादा जुल्म यहाँ पर है। तो बोले कि बच्चों को यहाँ शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो स्कूल खोलना पड़ेगा। तो स्कूल नहीं, आश्रम खोलेंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होता है, होमवर्क देना, लेना, सुनना, बस यही पढ़ाई होता है, उसमें संस्कार नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ स्कूल नहीं खोलेंगे बल्कि आश्रम खोलेंगे, उसमें संस्कार होगा, ठीक है। ये गांधी जी का ये कहना था, ठीक है। तो ये 3 आश्रम खोले, एक बरहरवा में खोले, दूसरा मधुबन में और तीसरा भितिहरवा में। हाँ, 3 जगह ये आश्रम खोले, है ना। तीनों का नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बरहरवा, दूसरा मधुबन, तीसरा भितिहरवा। बरहरवा, भितिहरवा और मधुबन। बरहरवा, भितिहरवा और मधुबन। तो देखिए, तीनों जगह के मास्टर रहा होगा, टीचर रहा होगा, शिक्षक रहा होगा। तो एक जगह का शिक्षक जो है ना, तीनों में से एक जगह का जो शिक्षक जो है बहुत फेमस हुआ, है ना। उनका नाम है पुंडलिक जी, यहाँ के शिक्षक थे। तो पूछता एग्जाम में कि पुंडलिक जी कहाँ के थे शिक्षक, तो बोलिएगा भितिहरवा के। तीन है ना जी जगह आश्रम 3 जगह है ना, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। तो आप पूछेगा कि पुंडलिक जी कहाँ के थे शिक्षक, तो क्या बोलिएगा भितिहरवा के थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गंडक नदी का जब बात हो रहा है, तो गंडक नदी 2 आकार में दिखाई पड़ने लगे थे, चौड़ताल और मनताल। देखिए, पानी हमेशा हर युग में एक जैसा नहीं होता है, कभी तो खूब बढ़ जाता है, कभी घट भी जाता है, कभी पूरा सूख भी जाता है, ठीक है। तो गंडक नदी जो है ना, अब 2 आकार में दिखाई पड़ने लगे थे, एक चौड़ताल, एक मनताल। हाँ, 2 भाग में दिखाई पड़ने लगे थे, एक चौड़ताल, एक मनताल, ठीक है। तो चौड़ताल, मनताल क्या है आगे देखेंगे। चौड़ताल उथले को कहते थे, जिनमें जाड़ों और गर्मियों में पानी कम हो जाता था और खेती भी होती थी। चौड़ जो ताल जो है उथले भाग को कहते थे, जो ऊपर रहता था, ऊपर थोड़ा सा उठा रहता था, ठीक है। उस क्षेत्र को, उस ताल को क्या बोलते थे, चौड़ ताल, ठीक है। मान लीजिए, अरे भाई जैसे कि नदी को मान लीजिए कभी कभी सूख जाता है, तो देखिएगा कि 2 हिस्सा 3 हिस्सा में बढ़ जाता है, वहां कुछ दूर पानी घेर लिया बालू से, तो ये भी पानी नदी का आ गया कुछ हिस्सा। फिर देखिएगा आगे बढ़िएगा तो वहां भी नदी छठ करने गए होंगे हम लोग, आप लोग भी गए हैं, छठ में हम भी गए थे, तो देखे हैं गंगा जी के पास कि जो मेन जो नदी है ना, उससे कट के बहुत दूर में कुछ पानी कट के इतना दूर बालू से घिराया हुआ था, लोग उसी में छठ किया, ठीक है। तो उसी मान लीजिए ताल को चौड़ ताल और मनताल, तो जो उठा हुआ जो भाग था ना उसको क्या बोलते थे, चौड़ ताल, ठीक है। और इसमें जो है चौड़ ताल में जो है जाड़ों और गर्मियों में पानी कम रहता था, जाड़ों और गर्मियों में पानी कम रहता था और खेती भी होती थी। पूछता एग्जाम में कि चौड़ ताल कैसे होते हैं, गहरे होते हैं या उथले होते हैं, तो क्या बोलिएगा उथले होते हैं, ठीक है। और जाड़ों और गर्मियों में यहाँ पानी ज्यादा होता है कि कम होता है, तो कम होता था, ठीक।
और खेती होती थी, तो हाँ खेती भी होती थी, कि कम पानी है तो खेती करने बनता था, ले लेकर था, ठीक है। मन ताल विशाल और गहरे होते थे। मन ताल कैसे होते थे? विशाल और गहरे होते थे। मन ताल पूछेगा कि मन ताल कैसे होते थे? मन ताल कैसे होते थे? तो विशाल और गहरे होते थे, ठीक है। पुस्तक एग्जाम में एक सरैया मन ताल है जिसके किनारे जामुन का पेड़ है, उसी में से जामुन टूटकर जब पानी में गिरता है तो उसका पानी बड़ा स्वास्थ्य वर्धक हो जाता है। अब देखिए एक सरयामन ताल है, तो सरयामन ताल का क्या है कि सरयामन जो ताल जो है ना, ताल तो समझ गए हम, पानी को बोलते हैं, ठीक है। और चौड़ भी, जैसे चौड़ है मन है, ठीक है। तो जो उथला रहेगा उसको क्या बोलेंगे? चौड़, और जो गहरा रहेगा उसको मन बोलेंगे, ठीक है। इसी को नाम बोलते हैं ताल, ठीक है। तो ताल ताल कुछ अलग नहीं होता, वो भी पानी का जमावड़ा होता है वहां पर। तो वही एक ताल का नाम रखा गया था सरयामन ताल। तो उसके किनारे किनारे जामुन का पेड़ था। आप देखे होंगे कभी कभी कोई नदी के किनारे किनारे आम का पेड़ है, कोई चीज का पेड़ है, तो आम का पेड़ ऐसे लटका हुआ है, यहाँ से नदी बह रहा है, कितना तो उसे डाली है ना, पानी में ही सटा रहता है। तो वही जामुन का पेड़ था। और जामुन पता है आपको कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो जामुन जब टूटेगा तो कहाँ गिरेगा? पानी में गिरेगा। अच्छा, वही जामुन जब पानी में गिरेगा तो पानी जो कैसा हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए पानी वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तुलसी का कहीं पेड़ है पानी पानी के पास, और तुलसी का पत्ता जब पानी में गिरेगा तो पानी कैसा होगा? अच्छा होगा ना, सेहत के लिए होगा ना। तो वैसा ही मान लीजिए इसको भी कि जामुन जब टूटेगा तो पानी में गिरेगा, तो वहाँ का जब पानी पिएंगे तो आहा, हेल्थ के लिए है ना, स्वास्थ्य वर्धक हो जाएगा, वाह। तो लोग वहां से पानी मंगवाता था कि वही ताल से पानी लिया, सरयामन ताल से पानी पिएंगे, बड़ी बढ़िया होता है वहां का पानी। नहीं, 18वीं अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें से कुछ अब आगे का कहानी जानते हैं। 18वीं सदी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से ढांगर जाति भारे का मजदूर को नील की खेती करने के लिए लाया गया था। समझिए, 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से, बिहार के छोटा नागपुर पठार से धांगर जाति, हाँ हर जगह का जाति दुनिया भर का है भाई, एक पर एक नाम है, तो धांगर जाति है। तो धांगर का मतलब ही होता है भारे का मजदूर, जो कि आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा भी है और बिल्कुल पूछेगा। धांगर जाति का मतलब क्या होता है? भारे का मजदूर को नील की खेती करने के लिए लाया गया था। हाँ, धांगर जाति को नील की खेती करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। धांगर जाति को नील की खेती करने के लिए, है ना, 18वीं सदी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी काम के लिए दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया जाति के लोग भी लाए गए थे। और यही काम के लिए, नील का खेती करने के लिए दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया जाति के लोग भी यही काम के लिए लाए गए थे, नील का खेती करने के लिए। अच्छा एक बताइए, तो एक बात बताइए, अंग्रेज अपने से खेती करेगा नील का? क्यों करेगा? करवाएगा। और लोग नहीं करता था तो मारता था अंग्रेज सब, पता ही होगा। तो खेती करवाता था। तो कौन जाति कितना काम करने में एक्सपर्ट है, किसमें फुर्ती है, उसको सब ढूंढता था अंग्रेज सब, कौन काम बढ़िया से करेगा, करवाता था, मारता था, ठीक है। थारू जातियां भी यहाँ आकर बसे। थारू जाति भी आकर बसे। थारू जाति का नाम है ना, एक थारू जाति भी आया है इसमें। थारू जैसे धांगर है, भुइया है, थारू भी सही है। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। थारू शब्द को है ना, थार जो है, थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। मतलब थार से निकला हुआ राजस्थान से मानते हैं। मतलब राजस्थान के थार जगह है, रेगिस्तान है, वहां से इस शब्द को निकला हुआ मानते हैं, थारू को, वहीं से लिया गया है थारू शब्द।
ठीक है। चंपारण की धरती हर मायने में गौरवशाली रही है। चंपारण की धरती हर मायने में गौरवशाली रही है कि वहाँ संत फकीर महात्मा आए तब किए, गौतम बुद्ध भी वहाँ आ गए थे, महावीर जी भी वहाँ गए थे, है ना। इसलिए कहते हैं लेखक कि चंपारण की धरती हर मायने में गौरवशाली रही है। लेखक ने गंडक नदी को ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक आदि नामों से पुकारते हैं। लेखक जो है गंडक नदी को कौन कौन नाम से पुकारते हैं, तो क्या बोलिएगा, ओ सदानीरा नाम से पुकारते थे, ओ चक्रा नाम से पुकारते थे, ओ नारायणी नाम से पुकारते थे, ओ महागंडक आदि नामों से लेखक पुकारा करते थे इसको, गंडक नदी को। ठीक है, इतना हम लोग कहानी भी जान ली, कैसे कैसे जंगल कटा, कैसे कैसे लोग यहाँ आए बसे, कौन कौन जाति आए, अंग्रेज कितना जुल्म किया, सब बात हम लोग जान गए इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो वांटेड इंग्लिश नाम याद रखेंगे, वांटेड इंग्लिश, और प्लीज इस वीडियो को आज ही आप शेयर करेंगे सब पर, और व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट फिर से एक बार ले लीजिए। आप लोग बोलते हैं कि हम हटवे नहीं करते, नहीं हटेंगे, हम क्या कीजिएगा, चलिए हट जाते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अब पूरा बढ़िया से वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा, खाली लिखने से ये नहीं होता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। लिखा हुआ तो किताबों में रहता है, तो आपको समझ में आ जाता है नहीं ना, इसलिए बढ़िया से सुन लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।